लेकिन हकीकत अपनी जगह ये है कि इस खित्ते में एक डोमिनेटिंग पावर जो है इस वक्त वो इंडिया है, ड्यू टू इट्स साइज, इकोनॉमी और इन्फ्लुएंस। ये इन्हीं के दोस्त थे, इन्हीं के बच्चे थे, इन्हीं के अच्छे वाले बच्चे थे, इन्हीं के गुड तालिबान थे। कि पहले तो पाकिस्तान इंटरनेशनली समझा जाता था कि आइसोलेट हुआ है पॉलिटिक्स में, लेकिन अब रीजनल पॉलिटिक्स में भी आप इंडिया की मर्जी के बगैर या उसके साथ अपने मामला तय किए बगैर एक रीजनल कॉन्फ्रेंस नहीं करा सकते। नहीं होगा, ना ही उनको उनकी अहमियत का अंदाजा है, बल्कि वो तो कहते हैं इसको मानते ही नहीं है। वो इस वक्त तो खाड़ रहे हैं उसको मुख्तलिफ जगहों से। बिल्कुल, हाँ। और उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम करते हैं, जो कि ड्यूरेंट लाइन अब एग्जिस्ट नहीं करती, और वो कहते हैं हम पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को तस्लीम ठीक नहीं है। करते। तो क्या ये सिचुएशन है कि हमारी कोई भी नहीं मान रहा? भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश तो चलो ठीक है ऑलरेडी मसले पुराने मसले, और ये तो खित्ते में तो इसमें तो हमने सारा कुछ पहले बता दिया कि ये भारत की प्लेट में जाएगा सारा कुछ, ये हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये तो एक सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है फॉरेन पॉलिसी की जो लाइनें होती है। नहीं, डिफीटिंग आर्गुमेंट डेफिनेटली है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत जो है वो बहुत बड़ी एक रियलिटी की रिफ्लेक्शन भी है। अब इस पे अगर कोई सवाल उठाता है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो इस वक्त किसके इन्फ्लुएंस में हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी सादगी की बात होगी। ये तो बिल्कुल एक क्लियर किस्म की बात है कि इंडिया इस पूरे खित्ते में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, स्पेसिफिकली ऑल दीज कंट्रीज, डिस्पाइट जो स्मॉल कोई डिफरेंसेस हैं वो सब के साथ हैं उनके। अब जो है वो पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि साउथ एशियन रीजन में जितनी भी कंट्रीज इस वक्त हैं वो सारी की सारी किसी न किसी तरीके से इंडिया के इन्फ्लुएंस में हैं, और ये इंडिया ने पिछली सार्क कॉन्फ्रेंस में प्रूव कर दिया था। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन हो रही थी ना, जिसमें कि ये कोशिश कर रहे थे कि सार्क कॉन्फ्रेंस हो जाए, और उसमें इंडिया ने जो है वो कहा कि हम नहीं जाते, तो कोई भी नहीं आया। तो अब ये कहना कि आप उनको आने दें, जिसका दूसरा मतलब ये है कि खित्ते को हमारे हवाले कर दें और आप बैठे रहें, इसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि अगर इंडिया ने अपना कोई इन्फ्लुएंस बिल्डअप किया है इस खित्ते में, तो वो जो है आप इन लोगों को छोड़ दें, ये आके हमारे साथ मिल जाएं तो आप वहीं बैठे रहें। ये इतनी सादा किस्म की गूगली जो खेलते हैं ना आपके प्राइम जो फॉरेन मिनिस्टर साहब, ये मैं समझता हूँ कि उसी की एक शक्ल है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें बुनियादी सवाल जो हमें मानना पड़ेगा वो ये है कि इस खित्ते में डोमिनेंस किसकी होगी। ये एक अलग सवाल है, चले पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, आप इसको जितना मर्जी इस पे डिस्कशन करते रहें या इस पे गौर व फिक्र करते रहें, लेकिन हकीकत अपनी जगह ये है कि इस खित्ते में एक डोमिनेटिंग पावर जो है इस वक्त वो इंडिया है, ड्यू टू इट्स साइज, इकोनॉमी और इन्फ्लुएंस के। यानी जो चीजें मेरिट पे सामने आती हैं आप उनको डिनाई कर रहे हैं, तो फिर आप हकीकत से इनकार कर रहे हैं। तो अब आप उसको माने या ना माने, आप ये कहें कि नहीं जी खित्ते की जो है वो बड़ी पावर इंडिया नहीं है, तो इससे इंडिया पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आप पे असर पड़ेगा, चूंकि आपके जो मामलात हैं वो उस वजह से बीच में जो है वो काफी मुश्किलात का शिकार हैं। अब ये कह देना कि नहीं जी आप बैठे रहें और हमें सार्क की कॉन्फ्रेंस करने दें, तो ये जिसका मतलब ये है कि फिर जो है वो हम जो है वो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं साउथ एशियन कंट्रीज पे। दूसरी चीज ये है कि ठीक है इंडिया का इन्फ्लुएंस अपनी जगह होगा, लेकिन ये कंट्रीज जो हैं इनको इस तरह का डिसीजन करने के लिए जरूरी नहीं कि ये इंडिया के कहने पे ही करें, उनके अपने भी जो है डेफिनेटली एक फॉरेन पॉलिसी है और उनके अपने भी तरजीह आते हैं, और जाहिर है कि उन्होंने साउथ एशियन जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि वो इंडिया के साथ खड़े हैं बहुत सारे मामलात में, जो उनकी पॉलिसी से भी आपको नजर आता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि घुमा फिरा के बात जाके यहाँ पे ठहरती है कि क्या आपने इंडिया के साथ अपने जो डिफरेंसेस हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना है या नहीं करना। और ये सवाल कोई मैं आज उठा नहीं रहा हूँ, ये सवाल 1947 में उठा था और अब तक मुख्तलिफ शक्लों में ये सवाल उठ रहा है, जिसकी वजह से जाहिर है कि इंडिया को भी नुकसान हुआ होगा, लेकिन जो विजिबल और सामने जो नुकसान सब्सटेंशियल है वो पाकिस्तान का हुआ है, जिसकी वजह से आज आके सिचुएशन ये पैदा हो गई कि पहले तो पाकिस्तान इंटरनेशनली समझा जाता था कि आइसोलेट हुआ है पॉलिटिक्स में, लेकिन अब रीजनल पॉलिटिक्स में भी आप इंडिया की मर्जी के बगैर या उसके साथ अपने मामला तय किए बगैर एक रीजनल कॉन्फ्रेंस नहीं करा सकते। स्पेसिफिकली चलें इंडिया के साथ, तो आपका एक मसला चल रहा है जी के जी कश्मीर इशू है, फलां इशू है, रिजॉल्व नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ आपने बाकायदा झड़प हुई है आपकी बॉर्डर्स पे, और जहाँ पे आपके
जो है वो नुकसान भी हुआ है और उन्होंने वो बाढ़ भी रिमूव करने की कोशिश की है। नहीं होगा, ना ही उनको उनकी अहमियत का अंदाजा है, बल्कि वो तो कहते हैं इसको मानते ही नहीं है। वो इस वक्त तो उखाड़ रहे हैं उसको मुख्तलिफ जगहों से। बिल्कुल, हाँ। और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम करते हैं, जो कि ड्यूरेंट लाइन अब एग्जिस्ट नहीं करती, और वो कहते हैं हम पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को तस्लीम ठीक नहीं है। करते। तो जाहिर है कि ये एक ऐसी पोजीशन है जो कि पाकिस्तान के रियासती पोजीशन और पाकिस्तान के कौमी पोजीशन के बरखिलाफ है। फिर वहां पर टीटीपी बैठ के पाकिस्तान पर हमले कर रही है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बॉर्डर है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर तो ये एक तरह से जी। बदकिस्मती से एक इसको आप मुखासमाना और एक दुश्मनाना रवैया कह सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ना वो समझे हैं, ना वो समझेंगे, और मुश्किलात अफगानिस्तान की तरफ से मेरे हाल में पाकिस्तान की सरहद पे हमेशा रहेंगी। या फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ये इन्हीं के दोस्त थे, इन्हीं के बच्चे थे, इन्हीं के अच्छे वाले बच्चे थे, इन्हीं के गुड तालिबान थे। और आप देखें कि जिस ड्यूरेंट लाइन को किसी ने जमहूरी दौर में छूने की जरूरत नहीं की थी, आज अस्करी दौर में जो है उस पर वो बिल्डोजर चला दिए जा रहे हैं और कोई एक हर्फ नहीं कह रहा। जिस जमहूरी दौर में कश्मीर पे कोई आँच नहीं आने दी गई थी, वो उसी जमहूरी दौर में आज कश्मीर जो है वो बड़ी सहूलत से प्लेट में रख के नरेंद्र मोदी साहब को दे दिया गया। और सिर्फ इतना किया गया कि जुम्मे के दिन आधा घंटा बाहर खड़े होकर हम जो है वो एहतजाज करेंगे। यानी कि आपने अपने आप को धूप लगवा दी पूरी कौम को, लेकिन बस इससे ज़्यादा एहतजाज आप में जरूरत नहीं थी। दुनिया की नंबर 1 एटमी ताकत के जिसके सालाना बजट जो है वो पाकिस्तान के गरीब के घर की दाल और रोटी नहीं चल रही, वो डिफेंस नहीं कर पाई अपने मुल्क का। तो अब वो तालिबान जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो कि एटमी ताकत भी नहीं है, जिनके पास असला भी नहीं है, वो गाड़ियों में सवार होकर आते हैं और आपको भगा देते हैं, आप भाग जाते हैं। तो भागने में पीएचडी किया हुआ है आपने, भागने में नंबर 1 है आप। सकूत ढाका से लेकर और आज तक अगर हम देखें कारगिल से लेकर भाग पीछे हटने में आपने अपना किरदार अदा करना है। तो फिर किस बात के नंबर 1, किस बात का हम आपको बजट दें, किस बात का हमारा डिफेंस है आपका?